Hello students, welcome to the online class of MPS बरू। इससे पहले हमारा क्लास जो रहा उसमें हमने इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड उनके बारे में पढ़ा। तो इंडियन ट्रेड कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे कि उस समय वर्ल्ड मार्केट में कितना इंडियन प्रोडक्ट्स जाता था, कितने हिंदुस्तान से सामान जाते थे और किस तरह वर्ल्ड मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स ने किस तरह कंट्रीब्यूट किया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप तारीख़ की बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे, तो जो उम्दा किस्म के कॉटन्स जाते थे वो इंडिया से ही जाते थे, वो इंडिया में ही बनते थे। और इंडिया से ये कहाँ चला जाता था? ये यूरोप चला जाता था। बहुत ही उम्दा किस्म के जो फ़ाइन क्वालिटी कॉटन्स होते थे वो इंडिया से जाता था। बाकी जो कोर्स कॉटन होता था वो दूसरे देशों से भी आता था, लेकिन बेहतरीन किस्म की क्वालिटी के कॉटन जो है वो हिंदुस्तान से जाता था। तो जब से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड में जब सनती इनकलाब आ गया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गए, बहुत सारे फैक्ट्रीज सेटअप किए गए। अब बरतानिया के अंदर क्या हो गया, हम इंग्लैंड को ही बरतानिया कहते हैं। तो वहाँ क्या हो जाते हैं कि वहाँ के कॉटन मैन्युफैक्चर यानी कॉटन की चीज़ें बनना, कॉटन के कपड़े बनना फैल जाते हैं इन फैक्ट्रीज़ की बनने की वजह से, इन फैक्ट्रीज़ के वजूद में आने की वजह से। और जितने भी वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक थे, इन फैक्ट्रीज़ के जो मालिक थे, उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि आप क्या करेंगे कि बाहर के देशों से मुल्क के अंदर कॉटन के कपड़े आने नहीं देंगे, क्योंकि अगर बाहर के देशों से हमारे मुल्क के अंदर कॉटन के कपड़े आएंगे तो हमारे जो इंडस्ट्रीज़ में कॉटन के कपड़े बन रहे हैं उनके कोई ख़रीदार नहीं होंगे। क्योंकि इंडिया के जो कॉटन्स थे वो बड़ा डिमांड था उनके, कॉटन क्लोथ्स के बहुत ज़्यादा डिमांड होता था यूरोप में और ब्रिटेन में। इस वजह से वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि बाहर से कोई भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स, ख़ास तौर पर कॉटन, नहीं आने चाहिए। तो इसके अलावा जो भी ब्रिटेन में क्लोथ्स आते थे, जो भी कॉटन के कपड़े आते थे, चाहे वो हिंदुस्तान से आए हो या दूसरे देशों से आए हो, वहाँ पर उन्होंने टैरिफ्स लगा दिया। टैरिफ्स मतलब वहाँ पर उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए गए, यानी इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा दिए गए। तो इसकी वजह से इसका एक नतीजा ये निकलता है कि हिंदुस्तान के जो कॉटन्स थे, हिंदुस्तान से जो कॉटन जाते थे वो जाना अब उसमें कमी आ जाते हैं। यहाँ से मुल्क से बाहर ब्रिटेन जैसे कंट्री में कॉटन के सप्लाई भी उसमें काफ़ी कमी आ जाते हैं। तो अर्ली 19 सेंचुरी से, अर्ली 19 सेंचुरी हमारा कौन सा हो गया, 1810 से जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे, जितने भी इंग्लैंड के अंदर उन इंडस्ट्रीज़ में बने जो सामान थे, अब वो लोग ओवरसीज़ मार्केट ढूंढने लग गए। यानी अपने मुल्क में सप्लाई करके जो बच जाते थे, अब वो ये कोशिश कर रहा था कि उनके फैक्ट्रीज़ में बने हुए सामान जो है न सिर्फ अपने देश में बिके, बल्कि देश से बाहर दूसरे देशों में भी बिकाने के लिए, वहाँ बेचने के लिए उन्होंने, वो मार्केट्स के तलाश में था। तो क्या हो जाते हैं, तो जो अब तो ब्रिटिश मार्केट हिंदुस्तानी कॉटन टेक्सटाइल के हाथ से, मतलब हिंदुस्तानियों के हाथ से निकल गया। पहले यहाँ से ब्रिटेन में कॉटन के कपड़े जाते थे। अब ब्रिटेन के लोगों ने वहाँ पर टैरिफ बैरियर्स लगा दिया, वहाँ पर उन्होंने रोक लगा दिया, इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा दिया। इस वजह से अब क्या हो गया, हिंदुस्तानी कॉटन को इंटरनेशनल मार्केट में सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ा, कंपटीशन का सामना करना पड़ा। पहले कोई कंपटीशन नहीं था, पहले हर जगह इंडियन कॉटन्स की डिमांड्स थे, लेकिन बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद, वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप होने के बाद, वहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में जब कपड़े बनने लगे तो उन्होंने अपने देश में सबसे पहले उन कपड़ों को बेचा। इसके बाद दूसरे मार्केट्स में, दूसरे कंट्रीज़ में उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल मार्केट्स में ये ब्रिटिश के सस्ते दाम पर बने हुए चीज़ें आना शुरू हो गया। एक और कंपटीशन का और इंडियन टेक्सटाइल्स का वर्ल्ड मार्केट में डिक्लाइन होने का एक और रीज़न ये था कि यहाँ जो कपड़े बनते थे मुल्क में, हमारे मुल्क में जो कपड़े बनते थे वो हाथ से बनते थे, वो कोटेज इंडस्ट्रीज़ में बनते थे, वो मशीनों पे नहीं बनते थे। लेकिन ब्रिटिश में जो कॉटन के कपड़े बनते थे वो मशीनों में बनते थे, इसलिए बड़े सस्ते थे। तो
अब क्या हो गया, इंटरनेशनल मार्केट में तो वही कपड़ा ख़रीदेगा जो सस्ता होगा। तो अगर आप फिगर्स पे नज़र दौड़ाएंगे हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ से जो कॉटन टेक्सटाइल्स के शेयर है उसमें गिरावट देखने को मिलता है, डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो ये तकरीबन 1800 में 30% था। तो हम 19 सेंचुरी के बिगनिंग की बात कर रहे हैं, 1800 में ये 30% था, लेकिन 1815 विद इन 15 ईयर्स ये फिगर गिर के कहाँ पहुँच जाते हैं, ये फिगर गिर के 15% पे पहुँच जाते हैं। और अगर आप 1870s की बात करेंगे तो ये और भी आपको इसमें गिरावट देखने को मिलेंगे, और गिर के ये कहाँ पहुँच जाते, 3% पे पहुँच जाते हैं। तो कॉटन किस तरह डिक्लाइन हो गया, इस तरह कॉटन डिक्लाइन हो जाते हैं, कॉटन के सप्लाईज डिक्लाइन हो जाते हैं। अब फिर इंडिया ने एक्सपोर्ट क्या किया, अब कॉटन में भी डिक्लाइन आ गया। तो यहाँ पर जो फिगर से आपको एक और किस्म की एक ड्रामाई कहानी आपको देखने को मिलेंगे। तो जब मैन्युफैक्चरर्स डिक्लाइन रैपिडली, यानी बड़ी तेज़ी से यहाँ से जो मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें, यानी यहाँ से बनी हुई चीज़ों की एक्सपोर्ट जब बंद हो गया, तो यहाँ से क्या जाने लगा, अब रॉ मटेरियल्स जाने लगा। मैन्युफैक्चर्ड चीज़ और रॉ मटेरियल्स में फ़र्क होता है। मैन्युफैक्चर्ड मतलब वो चीज़ें जो बिल्कुल कम्प्लीटली आपने बनाई हो, बस आपका इस्तेमाल करने के लिए, सिर्फ इस्तेमाल करना है आपको, और हर किस्म से, हर साइड से जो कंप्लीट होता है उसे हम मैन्युफैक्चर्ड कहेंगे। बस आपको इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल कपड़े यहाँ से बन के जाता था, वहाँ सिर्फ इस्तेमाल करना था, उनको पहनना था। लेकिन रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि अब इसको आपने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, अभी इस पर काम करना है, और इसके बाद आपको फिनिश करना है जो भी आपको बनाना है, कॉटन बनाना हो या कोई और चीज़ बनाना हो इस रॉ। तो यहाँ से जब ये मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें हैं उनका यहाँ से एक्सपोर्ट होना, उसमें क्या हो जाते हैं, कमी आ जाते हैं। तो यहाँ से रॉ मटेरियल्स जाने लग गए। 1812 और 1871 की बात करेंगे तो रॉ कॉटन की जो शेयर है वो तकरीबन 5% से बढ़कर 35% हो जाते। जहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड चीज़ों में गिरावट देखने को मिले, वहीं पर आपको जो रॉ मटेरियल्स है वहाँ पर आपको, यहाँ पर क्या देखने को मिला, यहाँ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ से बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल्स गए हैं उस समय। इंडिगो की अगर आप बात करेंगे, इंडिगो क्या प्लांट होता है जो आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डाई के लिए इस्तेमाल, एज अ डाई इस्तेमाल करते हैं, यानी रंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसको एक्सपोर्ट किया गया है, और एक्सपोर्ट कर रहा था इंडिया बहुत सारे सालों से। तो आपने इसके बारे में, हाँ, इसके बारे में आपने ये ओपियम के बारे में आपने पिछले साल पढ़ा था। ओपियम क्या होते हैं, ओपियम को हम उर्दू में अफीम कहते हैं। तो एक किस्म की नशीली दवा होती है, और बहुत ही, हाँ, बहुत ही कम तादाद में इसको मेडिसिन्स में इस्तेमाल किया जाता है, दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चाइना में बहुत ज़्यादा यहाँ से ओपियम जाता था, और चाइनीज़ लोगों को इस किस्म का एक लत लग चुका था। और इसके अलावा यहाँ से वो एक ये इसके बारे में अपने पूरी डिटेल्स में लास्ट ईयर क्लास 9th में पढ़ा था। और ये ओपियम का ट्रेड और ये टी का ट्रेड जो है क्या कैसा होता था, इसके बारे में आपने पढ़ा था। तो 1820 से अगर आप बात करेंगे तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चाइना ओपियम गए हैं। ओपियम यहाँ अंग्रेज़ लोग उगाते थे, यानी अंग्रेज़ ख़ास तौर पर बंगाल में, बिहार में, इन स्टेट्स में वो लोग ओपियम उगाते थे। और इस ओपियम को लेकर वो चाइना चले जाते थे, और चाइना से इसी ओपियम को बेचकर वो क्या लाता था, चाय लाता था। और इस चाय को वो लोग यूरोप बेच देते थे, क्योंकि यूरोप में चाय की बहुत ज़्यादा डिमांड था। अच्छा, तो इस वजह से क्या हो जाता है कि जितना भी चाय का ख़र्चा होता था, चाय पहले वो लोग चाय को ख़रीदने के लिए प्रीशियस मेटल्स देना पड़ता था उनको, कीमती चीज़ें, कीमती पत्थर, जैसे कि आपको गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इस किस्म के प्रीशियस मेटल्स उनको देना पड़ता था। बाद में यही ओपियम का जो ट्रेड था इसने बैलेंस कर दिया ब्रिटेन के इस टी ट्रेड को चाइना के साथ। तो 19 सेंचुरी में ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं कि ब्रिटेन के उन फैक्ट्रीज़ में बनने वाली चीज़ें जो है वो पूरे हिंदुस्तानी मार्केट बढ़ जाते हैं उन चीज़ों से। फूड ग्रेन्स, रॉ मटेरियल्स जो है इंडिया से ब्रिटेन में जाना बढ़ जाते हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में यहाँ से अब अनाज जाने लगा, अब यहाँ से रॉ मटेरियल जाने लगा। लेकिन अगर आप ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ जो ब्रिटिश इंपोर्ट्स की वो ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में काफ़ी डिफरेंस था।
यानी यहाँ से बरतानिया जो चीज़ें जा रहे थे वो कम थे, और बरतानिया से जो चीज़ें हिंदुस्तान में आ रहे थे उनकी वैल्यू ज़्यादा था। इस वजह से बरतानिया को इस ट्रेड में, ब्रिटिश को इस ट्रेड में सरप्लस रहता, यानी उनको एडवांटेज था, उनको वो प्रॉफिट में जा रहा था। तो उनको एक ट्रेड सरप्लस था इंडिया के साथ, क्योंकि वो अपने देश से जो हिंदुस्तान बेच रहा था वो उसकी वैल्यू ज़्यादा था, और यहाँ से जो चीज़ें वो लोग का ब्रिटेन बेच रहा था उसकी वैल्यू कम था, इसलिए उनको एक सरप्लस यानी बच जाना, मुनाफा, नफ़ा जिसे हम कहेंगे। तो उन्होंने इस सरप्लस को, इस नफ़े को किसके लिए इस्तेमाल किया? जहाँ पर भी उनके जो ट्रेड डिफिसिट्स थे, यानी ट्रेड डिफिसिट मतलब तिजारत में जहाँ जहाँ उनको घाटे आ रहा था, जहाँ भी वो कर्ज़े में चला जा रहा था, घाटे में जा रहा था, उन कंट्रीज़ के घाटे को पूरा करने के लिए उन्होंने इस सरप्लस को इस्तेमाल किया। यानी हमें पता चल गया कि इंडिया के साथ जो ट्रेड हो रहा था उसमें ब्रिटिशर्स को बड़ा मुनाफा हो रहा था, बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा हो रहा था, प्रॉफिट में जा रहा था। तो इसी प्रॉफिट को उन्होंने उन लॉसेस को मीट अप करने के लिए इस्तेमाल किया है, जो लॉसेस उन्हें दूसरे देशों के साथ उठाना पड़ रहा था। तो ख़ास तौर पर उन कंट्रीज़ के साथ जहाँ से ब्रिटेन ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा था और एक्सपोर्ट कम कर रहा था। यानी कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ थे जहाँ से इंग्लैंड वाले जो है ज़्यादा चीज़ें ख़रीद रहा था और ज़्यादा चीज़ें वहाँ अपनी चीज़ें कम जा रहा था इंग्लैंड की, तो वहाँ वो लोग घाटे में जा रहा था। तो इस घाटे को पूरा करने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करने का जितना भी फ़ायदा था उस फ़ायदे को उन्होंने वहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो यही एक मल्टीलेटरल सेटलमेंट काम करता है कि कहीं पर आपको फ़ायदा होता है और कहीं पर आपको घाटा होता है, और जो घाटा आपको जहाँ हो रहा था अब उसी फ़ायदे को, उसी प्रॉफिट को, उस लॉस को मीट अप करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रिटेन को अपने इस डिफिसिट को पूरा करने में हिंदुस्तान ने बड़ा मदद किया है, बैलेंस करने में। इंडिया ने लेट 19th सेंचुरी वर्ल्ड इकनॉमी में इस तरह ब्रिटेन की मदद करके एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है वर्ल्ड इकनॉमी में। तो ब्रिटेन की ट्रेड सरप्लस जो इंडिया के साथ था, और इसके अलावा उनके होम चार्जेस, जिसमें प्राइवेट रिमिटेंस होम बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ट्रेडर्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट्स, पेंशंस ऑफ ब्रिटिश, यानी हर किस्म के ख़र्चे जो है इंग्लैंड के, चाहे वो अपने सोल्जर्स के ख़र्चे हों या ट्रेडर्स के या एक्सटर्नल डेब्ट्स हों, हर किस्म के ख़र्चे को, हर किस्म के लॉसेस को मीट अप करने के लिए हिंदुस्तान के साथ जो ट्रेड सरप्लस था उस ट्रेड सरप्लस को उन्होंने इस्तेमाल किया है उस समय ब्रिटेन ने। तो ये जो मैप है ये उन ट्रेड रूट्स को दिखा रहा है जो इंडिया को एंड ऑफ 17th सेंचुरी, यानी 17th सेंचुरी के एंड में इंडिया को किन किन देशों के साथ जोड़ रहा था। यानी ये सारे ट्रेड रूट्स जो है आपको यहाँ पर जो ट्रेड रूट्स दिए गए हैं, बहुत सारे सी रूट से आपको यहाँ पर सूरत है, यहाँ जो अब इंडिया की बात करेंगे, सूरत, मछलीपट्टनम, मद्रास, गोवा, ये उस समय बंदरगाह हुआ करता था यहाँ हुगली, कलकत्ता के करीब। ये सारे इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे, इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स थे, और यहाँ से हर जगह अगर आप यहाँ देखेंगे नीचे तो यहाँ इंडोनेशिया अभी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको इंडोनेशिया नाम तो नहीं लिखा है, यहाँ पर बैंटम लिखा है, यहाँ एच लिखा है, यहाँ मलक्का लिखा है। तो ये ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज़ है, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं, इनके साथ भी ट्रेड हुआ है। और यहाँ अगर आप देखेंगे वेस्ट में आपको पर्शियन गल्फ, पर्शिया जैसे और बाकी मिडल ईस्ट के साथ ट्रेड होता था, और यहाँ अफ्रीका के साथ। तो इस तरह इंडिया जो है पूरी वर्ल्ड के साथ इन सी रूट्स के साथ इन सी रूट्स के ज़रिए जुड़ा हुआ था। द इंटर वॉर इकनॉमी, अब हमारा जो थाट है वो इंटर वॉर इकनॉमी है। इंटर वॉर इकनॉमी का मतलब होता है कि जब 20th सेंचुरी में 1914 से लेकर 1919 तक या 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चली है, पहली आलमगीर जंग जिसे हम कहेंगे, उस समय वर्ल्ड इकनॉमी कैसा रहा है तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करेंगे तो वो मेनली फॉट किया है यूरोप में, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो यूरोपियन कंटिनेंट में लड़ी गई है पूरी तरह, वो बरअज़म यूरोप में हुई है। लेकिन इसकी असर अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में इसकी असर देखने को मिला है। तो अगर हमारे कंसर्न्स जो चैप्टर, इस चैप्टर में हमारे जो कंसर्न्स है
तो इसने फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी यानी पहले हाफ को 20th सेंचुरी के यानी 1900 से लेकर 1950 तक जो है इसने एक बहरान की तरफ ले गया पूरी दुनिया को। तो जो इसको तकरीबन ओवरकम करने के लिए 3 डिकेड्स लगे। 3 डिकेड्स मतलब 30 साल लगे हैं उस नुकसान से, उस बहरान से उभरने के लिए। पूरी दुनिया को 30 साल लगे हैं, जो 50 सालों के अंदर, 50 साल तो नहीं चली थी पहले। तो सबसे पहले जो है आपको ये फर्स्ट वर्ल्ड वार चली 1914 से 1918 के बाद। इसके बाद फिर 1939 से 1944 या 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वार चली। तो हम कहेंगे कि पूरी फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी जो है वो इस वार क्राइसिस में चले जाते हैं। और इन वार क्राइसिस से ओवरकम करने के लिए हमें तकरीबन नेक्स्ट 3 डिकेड्स जो है ना, अगले जो 30 साल है वो उस क्राइसिस से, उस नुकसान को उभरने में लग जाते हैं। तो इस दौरान पूरी दुनिया ने जो है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिला है। और इसके अलावा एक और कैटास्ट्रॉफिक वार, एक और तबाहकुन एक जंग देखने को मिली 1940 यानी सेकेंड वर्ल्ड वार की बात हो रहा है। वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो कि वार के दौरान कौन कौन से चेंजेस आए, कौन कौन से तब्दीलियाँ आ गए। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसे आप अच्छे से जानते हैं 2 पावर ब्लॉक्स के बीच में लड़ी गई थी, 2 ग्रुप्स के बीच में, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, यानी एक साइड में कुछ और कंट्रीज़ थे और दूसरे साइड में, तो ये पावर ब्लॉक्स जिसे हम कहेंगे। तो एक साइड में एलाइज थे तो दूसरे साइड में आपको एक्सिस पावर्स थे। एलाइज में आपके ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, रशिया थे, जो बाद में यूएस भी ज्वाइन कर लेते हैं। और सेंट्रल पावर जिसमें आपको जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था और ऑटोमन टर्की था। तो इस वार की शुरुआत अगस्त 1914 में होती है। तो अगस्त 1914 में जब ये वार की शुरुआत हुआ तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा था, बहुत सारे सरकारों को, बहुत सारे मुल्कों को ऐसा लगा था कि क्रिसमस तक तो ये ख़त्म हो जाएंगे। ये इतना, अब क्रिसमस के अगस्त में शुरू हो गया तो दिसंबर तक तो ये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तकरीबन 4 साल से ज़्यादा ये जंग चली है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार एक ऐसी जंग थी जो जंग इंसानियत की तारीख़ में इससे पहले कभी इंसान ने इस किस्म की जंग को नहीं देखा था। इंसानियत की तारीख़ में ऐसी लड़ाई, ऐसी जंग कभी लड़ी नहीं गई थी। इस जंग में दुनिया के जो लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस थे, जिनके पास मशीनें थे, जिनके पास सब कुछ था, हर किस्म के पूरी इस दुनिया को तबाह करने वाली ऐसे बहुत सारे, अगर आप बात करेंगे तो ऐसे बहुत सारे हथियार थे। तो ऐसे नेशंस ने इस जंग में हिस्सा लिया है। तो जिनके पास अभी वास्ट पावर्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री है। इन मॉडर्न इंडस्ट्री के इस पावर के साथ वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल, यानी जितनी इम्कान हो सके, यानी जितना मुमकिन हो, सबसे ज़्यादा तबाहकुन, दुनिया में सबसे ज़्यादा तबाही फैला सकते हैं, इस किस्म के नेशंस ने इन जंगों को लड़ी है। तो इस जंग को हम कहेंगे कि सबसे पहला इंडस्ट्रियल वार भी था, क्योंकि इसमें पहली बार मशीन गन्स का इस्तेमाल किया गया है, टैंक्स का इस्तेमाल किया गया है, एयरक्राफ्ट यानी ऐसे जंगी जहाज़ों का इस्तेमाल किया है, केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया है। और वो इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो मैसिव स्केल, मतलब बड़े पैमाने पे किया गया है। तो बहुत ज़्यादा आपको क्या था, मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स थे। इन जंगों को लड़ने के लिए मिलियंस की तादाद में सिपाहियों को भर्ती किया गया, पूरी दुनिया भर से सिपाहियों को भर्ती किया गया। और बड़े बड़े जहाज़ों में डाल के, बड़े बड़े ट्रेन्स में डाल के उनको महाज़ों पे लिया गया है। अगर आप इस जंग में डेथ और डिस्ट्रक्शन की बात करेंगे कि कितने लोगों की यहाँ पर मौत हुआ है, कितना तबाही हुआ है, तो तकरीबन 9 मिलियन लोग जो है वो अपने जान से हाथ धो बैठे हैं। और 20 मिलियन के करीब लोग जो है वो ज़ख्मी हुआ है। तो 1 मिलियन में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1 मिलियन में कितना आता है, 10 लाख आते हैं। 9 मिलियन हो गए तो कितने हो गए, 90 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाए हैं। और तकरीबन 20 मिलियन के करीब तकरीबन 2 करोड़ के करीब लोग जो है वो ज़ख्मी हुआ है।
तो इंडस्ट्रियल एज से पहले यानी इस सनअती दौर से पहले इतने बड़े पैमाने पर तबाही बिल्कुल मुमकिन नहीं था। तो यहाँ इन इंडस्ट्रियल आर्म्स के इस्तेमाल के बग़ैर अगर ये दुनिया अगर एक इंडस्ट्रियल फेस में नहीं होता, दुनिया इन साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में अगर इतना तरक्की नहीं किया होता तो उस समय इतनी तबाही नहीं होता। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, बड़े बड़े मशीन गन्स बन चुके थे, एयरक्राफ्ट्स बन चुके थे, अलग अलग किस्म के केमिकल वेपन्स बन चुके थे। तो जब ये वार लड़ी गई तो उन्होंने इन वेपन्स का इस्तेमाल किया और इंसानियत की तारीख़ में इस किस्म की तबाही देखने को मिली। तो ज़्यादातर जो लोग मारे गए और जो लोग मायमिट का मतलब होता है जो नाकारा हो गए, जो काम करने के काबिल नहीं रहा, वो वर्किंग एज के थे। वर्किंग एज कौन सा होता है? यानी जो लोग 18 से लेकर 50 साल की उम्र तक उनकी वो एज थी। ये जो डेथ्स एंड इंजरीज हुआ है इनकी वजह से यूरोप में एबल बॉडीड फोर्स कम हो गए। यानी इतने ज़्यादा हमने देखा कि तकरीबन 2 करोड़ के करीब लोग जो है वो ज़ख्मी हो जाते हैं और तकरीबन 1 करोड़ के करीब लोग मर जाते हैं। तो जब इतने सारे लोग मर जाते हैं तो वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो कम पड़ जाते हैं यूरोप में। तो जब घर के अंदर चंद ही लोग रह जाते हैं तो घरों की इनकम भी क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे। घरों में जो आमदनी होगा वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि आपके घर के अंदर जो आमदनी का जो ज़रिया था वो तो आप नहीं रहा, वो बेचारा मर गया, तो आमदनी कहाँ से आएंगी। वार के दौरान इंडस्ट्रीज़ को दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया गया है। यानी जिन इंडस्ट्रीज़ में कहाँ पहले वर्ल्ड मार्केट के लिए प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे, अब वो वार के लिए प्रोडक्ट्स बनाने लगे, मिलिट्रीज़ के लिए प्रोडक्ट्स बनाने लगे। तो इस हिसाब से पूरी समाजों को जो है रीऑर्गेनाइज़ किया गया वार के लिए, क्योंकि अब मर्द बैटल के लिए गए, बैटल मतलब लड़ाई लड़ने के लिए मर्द चले गए, तो औरतों ने अब उन कामों को करना शुरू कर दिया जो पहले सिर्फ मर्दों से लोग तवक्का करते थे। अब पहले जो काम मर्द करते थे अब यूरोप के अंदर वही काम अब ख़वातीन और औरतें करने लगे। तो क्या हो जाते हैं कि इस वार की वजह से जो इकोनॉमिक लिंक था, बड़े बड़े जो लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर्स थे उनके बीच में जो पहला एक किस्म का लिंक था, पहले एक किस्म का ट्रेड होता था, तिजारत होता था, वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो अब एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहा था। तो ब्रिटेन जो है उसने क्या किया, वार के दौरान बहुत बड़े तादाद में पैसा उधार पे लिया था, पैसा कर्ज पे लिया था यूएस बैंक से, और इसके अलावा यूएस के लोगों से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लोगों से और यूएस के बैंक से बहुत ज़्यादा ब्रिटेन ने पैसा कर्ज पे लिया था। तो इस वजह से यूएस को इस जंग ने क्या बना दिया, पहले एक इंटरनेशनल डेप्टर था, पूरा दूसरे देशों से यूएस कर्जा लेता था, आपको क्या हो गया, वो एक इंटरनेशनल क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर मतलब यहाँ से पैसा देने वाला। अब यूएस जो है पहले जहाँ पर वो कर्जे में डूबा हुआ था, अब यहाँ से वो एक क्रेडिटर बन जाते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकेंगे कि वार के एंड पे यूएस और इसके सिटीजन्स जो है उनके पास इतना ज़्यादा ओवरसीज एसेट्स आ जाते हैं। एसेट्स मतलब बहुत ज़्यादा, ये एसेट्स का मतलब होता है सरमाया, दौलत, धन राशि, उतना ज़्यादा एसेट्स आ जाते हैं दूसरे देशों में देन फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड सिटीजन ऑनर्ड इन द यूएस। यानी दूसरे देश के लोग जो यूएस में, और दूसरे देशों के जो लोग या दूसरे देशें जो यूएस में जितना उनके सरमाए थे, एसेट्स थे, उससे ज़्यादा अब यूएस के लोगों के पास दूसरे मुल्कों में उनके पास एसेट्स आ जाते हैं। तो पोस्ट वार रिकवरी यानी वार के बाद इस इकनॉमी को किस तरह रिकवर किया गया, इसको किस तरह वापस ट्रैक पे लाया गया, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।